दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आप सभी लोगों का पी नेक्स्ट लाइव चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम जो है प्लेटो से स्टार्ट करते हैं। प्लेटो प्लेटो एक परिचय। प्लेटो एक परिचय और प्लेटो एक परिचय। और 427 बीसी से 347 बीसी तक। दोस्तों प्लेटो के विषय में जो है बात करने के पहले हम पूर्व में पढ़ चुके अपने चिंतन को देखते हैं, जिसमें हमने प्रारंभिक चिंतन में देखा। प्रारंभिक चिंतन हम लोग पढ़े, उसके बाद प्रकृतिवादी चिंतन हमने पढ़ा। प्रकृतिवादी चिंतन के बाद हमने सोफिस्ट चिंतन पढ़ा, यानी मानववादी चिंतन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नैतिकवादी चिंतन यानी सुकरात के विषय में पढ़ा, और सुकरात के चिंतन से के बाद हम लोगों ने विश्ववादी चिंतन पढ़ा, जिसमें सीनिक्स और साइरेनिक्स विचारधाराओं को पढ़ा। ये जितने भी विचारक थे यूनान के और प्लेटो के पहले के विचारक जो थे, इन लोगों ने अपने चिंतन का आरंभ तो किया, सिद्धांत तो दिए, लेकिन किसी ने क्रमबद्धता से उसे व्यवस्थित नहीं किया। इसीलिए जब भी हम राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करते हैं तो इस चिंतन में राजनीतिक पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत प्लेटो से ही व्यवस्थित चिंतन की शुरुआत होती है। इससे पहले इन विचारधाराओं को हम लोगों को इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि इनमें से प्रत्येक से कुछ न कुछ सीख प्लेटो ने लिया था, और उसके बाद उसने अपने चिंतन को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो प्लेटो के चिंतन पर जो है प्रभाव है वो तो सुकरात का ही है। तो प्लेटो का चिंतन एक तरह से सुकरात का ही चिंतन है, और या ये भी कह सकते हैं कि उसने इसी चिंतन को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, आइए पहले प्लेटो का परिचय देखते हैं। तो प्लेटो का जन्म 427 बीसी, जैसा आप देख सकते हैं 427 बीसी में हुआ, और ये एथेंस में हुआ। एथेंस एथेंस में जन्म हुआ। और प्लेटो के जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है एरिस्टन। एरिस्टन। प्लेटो की माता का जो नाम है वो है परिक्टियनी। परिक्टियनी। प्लेटो के जो पिता हैं ये कार्डाइस वंश के कार्डस वंश के कार्डस वंश के अंतिम शासक के वंशज हैं। अंतिम शासक के वंशज हैं। और प्लेटो की मां जो परिक्टिनी है, ये सोलन जो विधिशास्त्री है, हम लोगों ने जिन्हें जो है प्रारंभिक चिंतन में पढ़ा था या प्रकृतिवादी चिंतन को आगे आपने देखा होगा, सोलन की वंशज है। सोलन की वंशज है। सोलन एक विधिशास्त्री जो है थे, इन्हीं की वंशजों में से आती है। और सोलन को एथेंस का मनु भी कहा जाता है। एथेंस का मनु भी कहा जाता है। प्लेटो के गुरु को अगर हम देखें तो प्लेटो का जो गुरु था
वो सुकरात था। प्लेटो का वास्तविक नाम अगर देखें, वास्तविक नाम, प्लेटो का वास्तविक नाम जो था वो अरिस्तोक्लिज था, अरिस्तोक्लिज था। और प्लेटो के इस नाम को, अरिस्तोक्लिज नाम को सुकरात ने ही दिया था, सुकरात ने ही ये नाम रखा था, अरिस्तोक्लिज। और प्लेटो जो नाम है, प्लेटो इनका नाम क्यों पड़ा, तो प्लेटो इनके सुंदर व आकर्षक पर्सनालिटी के कारण, व्यक्तित्व के कारण, व्यक्तित्व व्यक्तित्व के कारण इनका नाम प्लेटो पड़ गया। तो इस तरह से देख सकते हैं 427 बीसी में एथेंस में जन्म हुआ। एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, कुलीन परिवार में। अब अगर प्लेटो की बात की जाए तो सबसे पहले प्लेटो के गुरु सुकरात की बात जो है की जाती है। प्लेटो का चिंतन पढ़ने के पहले हमें सुकरात के विषय में जान लेना ये जरूरी होगा कि जब सुकरात अपना चिंतन प्रस्तुत किया था, जब सुकरात ने, तो उस समय प्लेटो सुकरात के काफी नजदीक रहा करते थे। और जब सुकरात की मृत्यु हुई, सुकरात की मृत्यु के समय प्लेटो की उम्र जो थी वो 28 वर्ष की थी। सुकरात की मृत्यु के समय प्लेटो जो है 28 वर्ष का था। और सुकरात को एथेंस में लोकतंत्र की बुराइयां, जो वहां पे एथेंस में जो है जड़ से जो है लंबे समय से चली आ रही थी, उससे लड़ते हुए जरूर देखा था प्लेटो ने सुकरात को। तो शुरुआत तो एक राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी बातों के साथ ही प्लेटो करना चाहता था। एक प्रारंभ में तो वो राजनीतिज्ञ ही बनना चाहता था। उसने सुकरात को बहुत नजदीक से और गुरु के रूप में जो है पाया था। सुकरात की शिक्षाओं को उसने पढ़ा था और उसने ये सोचा था कि मैं आगे चल करके राजनीतिज्ञ बनूंगा। लेकिन इस राजनीतिज्ञ बनने के सपने को तब ठेस लग गई जब उसी एथेंस में लोकतंत्र के अंदर सुकरात को सजा मिली और उसे विस्पान करने के लिए विवश होना पड़ा। वो लोकतंत्र की बुराइयों को और एथेंस की बुराइयों को दूर करना चाहता था। सुकरात से जो प्लेटो के ऊपर प्रभाव आया, राजनीतिज्ञता का जो सपना उसका था वो इसलिए टूट गया क्योंकि जो है सुकरात ने अपने जीवन में जिन जिन चीजों को जो है प्रभावी किया, वो आगे चल करके जब प्लेटो के दार्शनिक राजा की बात करेंगे तो उस पर सही और सेट बैठती थी। लेकिन चूंकि सुकरात के विचार को जो है वहां पे उनकी बातों को दबाया गया, उन्हें सजा दी गई, इसका बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन सुकरात की किन बातों का प्रभाव प्लेटो पर देखा जा सकता है, उसमें अगर हम देखें तो सुकरात के नैतिक विचारों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। अगर हम देखें तो सद्गुण, जो वो कहता है सद्गुण ज्ञान है, इस चीज को उसने आत्मसात किया। और अगर और भी दो, तो सद्गुण का स्वरूप क्या होगा, सद्गुण का स्वरूप क्या होगा, इस पर भी प्लेटो इस चीज को भी अपनाता है। और उसके अलावा शासन जो है एक कला, ये सुकरात ने कहा था, शासन करना एक कला है,
ये सुकरात ने कहा था और इन सभी बातों को प्लेटो ने कोट किया और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। सुकरात के जो नैतिक विचार थे, इन नैतिक विचारों का पालन तो प्लेटो करता ही था। सद्गुण ही ज्ञान है, इस चीज को प्लेटो ने बहुत ही गंभीरता से लिया और प्लेटो का यह कहना था कि सुकरात की ही बातों को मान करके कि सद्गुणी व्यक्ति वही होता है जो शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा अपना कार्य करे और न्याय की स्थापना कर पाए। इसके अलावा जैसे सद्गुण का जो स्वरूप है और उस सद्गुण का जैसे व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो उसमें विवेक, संयम, इन सब चीजों की प्रधानता जो है उसके अंतर्गत जो है आ जाती है। विवेक, संयम, न्याय इत्यादि। तो स्वरूप के विषय में ये चीजें हैं। और शासन एक कला है, ये उसने सुकरात से सीखा। कला का मतलब ये हुआ कि जैसे वो पौराणिक चीजों का भी उदाहरण देता है। वो कहता है कि जैसे डॉक्टरी जो कोई करता है तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नौका कोई चलाता है तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब वो प्रशिक्षित हो जाता है तब उस चीज का प्रयोग वो लोगों के लिए कहता है और उसमें वो पारंगत हो जाता है, जिससे अच्छी चीजें निकल करके आती हैं, उसका सद्गुण सामने आता है। तो सुकरात का नैतिक विचार सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण का स्वरूप और शासन एक कला का ये जो विचार है ये प्लेटो के मनोमस्तिष्क पर एकदम प्रभावित हुआ और ये इसके प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। अगर प्लेटो की शैली की बात की जाए दोस्तों, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जब 28 वर्ष की उम्र में सुकरात सुकरात जो था उसकी मृत्यु हो चुकी थी जब प्लेटो की एज 28 वर्ष थी। ऐसी स्थिति में उस समय उसने एथेंस छोड़ दिया। एथेंस से और राज्यों में भ्रमण करने के लिए निकल गया। उसे लोकतंत्र से बिल्कुल घृणा हो गई और लोकतंत्र से घृणा हो गई तो उस समय वो इटली, ईरान, यूनान, इन सब जगहों पर भटकता हुआ और ऐसा कहा जाता है कि वो भारत का भी भ्रमण करने के लिए आया और यहाँ पर वेदांत दर्शन का भी अध्ययन किया। प्लेटो के चिंतन में जब भी आप देखेंगे तो वो एक आदर्श राजा की खोज करता है। और जब इन लगभग 12 वर्षों तक एथेंस से बाहर रहने के बाद उसका एक मित्र था दियोन ने उससे एक सिसिली राज्य था, सिसिली राज्य का राजा जो था उसका नाम था दायोनीसियस से मुलाकात करवाया उसके मित्र ने प्लेटो के। और इस दायोनीसियस से मिल करके प्लेटो अपने दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य के स्वरूप को एक बढ़िया रूप देना चाहता था। लेकिन ये तब हुआ जब सुकरात को सजा मिल चुकी थी और एथेंस से जो है प्लेटो बाहर निकल चुका था। इस दायोनीसियस से मिलने के बाद प्लेटो ने सोचा कि हम आदर्श राज्य के अपने सपने को पूर्ण करेंगे, लेकिन ये जो शासक था प्लेटो की बातों को समझ नहीं पाया, थोड़ा स्वेच्छाचारी शासक था और इससे मतभेद होने के बाद जो है वापस प्लेटो आ गया। इसके बाद दायोनीसियस की मृत्यु जब होती है तो फिर दायोनीसियस सेकंड का शासन आता है और दायोनीसियस सेकंड को दर्शन की शिक्षा देने के लिए प्लेटो वहां गया था और अपने इसी जो है मित्र के बुलाने पर गया था। लेकिन दायोनीसियस सेकंड के साथ भी वही जो है हुआ कि इसके विचार, प्लेटो के विचार मेल नहीं खाए और इसे वापस
आ जाना पड़ा। और उस 12 वर्ष तक भटकने के बाद जब प्लेटो वापस एथेंस में आया तो उसने 40 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की अवस्था में एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया जिसे हम अकादमी के रूप में जानते हैं। अकादमी अकादमी के रूप में ये 386 ईसा पूर्व में 386 ईसा पूर्व में इन्होंने अकादमी की रचना की। और ये जो अकादमी थी इसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। और इस अकादमी के द्वार पे ही पहले लिखा गया था कि गणित की शिक्षा के बिना इसमें प्रवेश वर्जित है। गणित की शिक्षा के बिना प्रवेश वर्जित है। गणित के अलावा भी यहाँ पे राजनीति और तर्कशास्त्र इन सब की दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन 40 वर्ष की आयु में इसने अकादमी की जो है स्थापना की। इस समय जब डायोनिसियस सेकंड के समय में जब वहां से ये मायूस होकर के लौटा तो इसने दार्शनिक राजा का विचार छोड़ करके, उस समय ये रिपब्लिक अंतिम ये जो फेमस पुस्तक इसकी है लॉज में उसने कानून का सहारा लिया और अपनी परिवर्तन इसमें अपनी सोच में परिवर्तन किया और लॉज पुस्तक इसने जो है लिखी थी। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि जो प्लेटो का ये प्लेटो का चिंतन है ये सुकरात के काफी करीब है, यानी कह सकते हैं कि सुकरात का ही चिंतन है। बस प्लेटो ने इसे और आगे बढ़ाने की बात की। अगर हम प्लेटो की शैली को देखें, प्लेटो की शैली, तो प्लेटो ने वही शैली ली, यानी संवाद या वार्तालाप की शैली। और संवाद या वार्तालाप की शैली इसने सुकरात से ली थी, सुकरात से ही सीखी थी। और इस शैली की यह विशेषता है कि प्लेटो जो है अपने समसामयिक लोगों से इस संबंध में संवाद करता है। प्लेटो के समसामयिक लोगों से इसमें वार्ता हुई है। अतः इस शैली को हम यथार्थ धरातल पर पाते हैं, यानी कि यथार्थ में जो उस समय घटनाएं हुई हैं, उस समय जो है तत्कालीन घटनाओं पर आधारित ही इसकी बात है, कोई काल्पनिक नहीं है। आगे अगर देखते हैं हम प्लेटो के जो है संबंध में, तो इसी शैली में उसने बहुत से उदाहरण दिए हैं, उदाहरण का प्रयोग किया है और पौराणिक कथाओं का भी प्रयोग किया है। पौराणिक कथाओं का भी प्रयोग किया है। और जैसे आपने देखा होगा कि ये नर और मादा कुत्ते की बात करता है, पशु पक्षियों की भी बात करता है, प्रकृति की भी बात करता है। तो ये जो संवाद शैली है इसमें जो है हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये प्लेटो के अध्ययन पद्धति की बात की जाए, अध्ययन पद्धति, तो अध्ययन पद्धति के अंतर्गत
वैसे तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सी अध्ययन पद्धति, निगमनात्मक, आगमनात्मक पद्धति, तो निगमनात्मक पद्धति हुई, आगमनात्मक पद्धति हुई, ऐतिहासिक पद्धति हुई, अनुभूतमूलक पद्धति हुई, सबका समावेश जो है प्लेटो के चिंतन में है। लेकिन निगमन पद्धति जो है, निगमन पद्धति, इसे हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं, दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। और इस दार्शनिक पद्धति में जो होता है, जो चीजें चलती हैं, वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाने वाली पद्धति है। ये सामान्य से विशिष्ट, तो इस प्रकार की अध्ययन पद्धति का जो है प्लेटो ने परिचय किया है। प्लेटो ने ये पद्धति प्रस्तुत की है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली। इसके अलावा अगर अरस्तु की बात की जाए तो वहां पे हम आगमन पद्धति को देख सकते हैं। आगमन पद्धति, और आगमन पद्धति जो है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलने वाली पद्धति है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलने वाली पद्धति है। तो इन पद्धतियों का समावेश जो है प्लेटो की शैली में देखा जाता है। प्लेटो दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो सुकरात के नैतिक विचारों से इसने अपनी शुरुआत की। और अगर प्लेटो की पुस्तकों को देखा जाए तो प्लेटो की पुस्तकें, अनेक पुस्तकें इसने प्लेटो ने लिखी हैं, लेकिन रिपब्लिक सबसे फेमस पुस्तक है। उसके बाद स्टैट्समैन, उसके बाद लॉज, फिर क्लीटो, मीनो, प्रोटेगोरस, उसके बाद एक और है फेदो इत्यादि। जो ये पुस्तकें हैं, ये इसमें एक जॉर्जियस पुस्तककार का भी नाम है, जॉर्जियस और टाइमस, और सुकरात का वार्तालाप, डायलॉग्स ऑफ सुकरात का वार्तालाप, तो ये पुस्तकें जो है प्लेटो से संबंधित हैं। एक पुस्तक और है अपोलो। इन पुस्तकों में जो सबसे फेमस हुई है वो है रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। ये तीन पुस्तकें सबसे ज्यादा फेमस हैं और रिपब्लिक की बात बहुत ज्यादा की जाती है। प्रारंभिक चिंतन में हम रिपब्लिक और लॉज में लिखी हुई प्लेटो के चिंतन की बात करते हैं। तो इसी सरसरी निगाह से पहले ये देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो 427 बीसी में प्लेटो का जन्म होता है और एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ है। पिता का नाम इनका एरिस्टन है, कार्डस वंश के अंतिम शासक के ये वंशज हैं। इनकी माता का नाम परिक्टेनी है जो सोलन की वंशज है। सोलन को एथेंस का मनु कहा जाता है, ये क्वेश्चन एक आध दो बार पूछा गया है।
प्लेटो के गुरु सुकरात हैं। अरिस्तोक्लिज प्लेटो का वास्तविक नाम है जो सुकरात द्वारा दिया गया है, और इसके सुंदर और आकर्षक होने के कारण प्लेटो का नाम प्लेटो पड़ा। यदि ये जो है पूछा जाए कि सुकरात के ऊपर प्लेटो का सुकरात का प्लेटो पर क्या प्रभाव है, तो उसके नैतिक विचार, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण का स्वरूप जिसमें विवेक, साहस, संयम और न्याय, विवेक, साहस, विवेक, संयम, न्याय और साहस, ये जो है सद्गुण के 4 स्वरूप, इस पर जो है, और प्लेटो का शासन एक कला है, इन सब चीजों का प्रभाव इस पे पड़ा, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाँ प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में अकादमी की स्थापना की थी। 40 वर्ष जब उसकी उम्र थी, और 386 ईसा पूर्व में ये अकादमी स्थापित हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यूरोप का जो है पहला विश्वविद्यालय ये जो है माना गया उस समय, जिसमें गणित की शिक्षा अनिवार्य थी, और उसके प्रवेश द्वार पर लिखा गया था कि गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्लेटो की जो शैली है, कार्य करने की जो शैली है, वो है संवादात्मक शैली या वार्तालाप शैली, जिसे हम डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं, और उसमें उसने अपने समसामयिक चीजों पर ही जो है बातचीत किया है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति के रूप में हम निगमन पद्धति को देख सकते हैं प्रमुख रूप से, लेकिन अन्य पद्धतियों का भी समावेश प्लेटो के चिंतन में देखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की निगमन पद्धति जो चलती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, और आगमन पद्धति जिसका प्रयोग अरस्तु ने किया है वो पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। इस दो में कंफ्यूजन बड़ा होता है, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्लेटो की पुस्तकों में कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है, लेकिन 3 फेमस हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरस, फेदो, जॉर्जियस, टाइमस, सुकरात का वार्तालाप और अपोलो, ये प्लेटो की फेमस पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज प्लेटो का जो चिंतन है, प्लेटो की जो शुरुआत है एक परिचय के रूप में हम लोगों ने लिया। कल हम लोग की क्लास जो होगी वो प्लेटो की रिपब्लिक से संबंधित होगी, उसकी पुस्तक से संबंधित, कि उसको लिखने का उद्देश्य क्या था। तब तक के लिए नमस्कार।